राहुल बेटा, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, बड़ी पढ़ाई करो। पिताजी, मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन मुझे पैसों की भी जरूरत है। बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं हो सकता। राहुल बेटा, पैसा तो हमारे पास है ही, लेकिन पैसा जरूरी है? सब कुछ तो हमारे जीवन में है। जीवन में प्यार, दोस्ती, खुशी भी बहुत महत्वपूर्ण है। माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आज की दुनिया में पैसा ही ताकत है। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। बेटा, धन तो हमारे पास है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें इस दुनिया में होती हैं। पिताजी, मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं पैसा भी कमाऊंगा और अच्छे काम भी करूंगा। उम्मीद है बेटा, तुम सही रास्ता चुनोगे। ये है चंद्र जी का घर और ये है उनकी पत्नी सीता। चंद्र जी और उनका परिवार गांव की शान बन चुका है। चंद्र जी के पास सब कुछ है। चंद्र जी बहुत ही भले इंसान है। चंद्र जी और उनका परिवार गांव की मदद करता रहता है। गांव में चंद्र जी की बड़ी इज्जत है। यह है चंद्र जी का बेटा राहुल। दिन ब दिन राहुल का पैसों को लेकर मोह बढ़ता ही चला जा रहा था। राहुल का इतना मोह पैसों से कैसे दूर करूं मैं? धन तो है, लेकिन क्या वही सब कुछ होता है? आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन चंद्र जी मंदिर से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक साधु दिखाई देता है। चंद्र जी उस बाबा को भिक्षा देते हैं। क्या हुआ? तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। बाबा जी, आपको कैसे पता चला? चिंता की लकीरें किसी को भी पहचान लेती हैं। बेटा, बताओ क्या परेशान कर रहा है तुझे? बाबा जी, मेरा बेटा पैसों के लिए पागल हो गया है। धन तो है हमारे पास, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जीवन में। समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ। बाबा चंद्र जी के पास जाकर कान में धीरे से कुछ कहता है। ये कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या? समय बताएगा। अब जाओ, अपने घर जाओ। चंद्र जी एक बड़ा सा बैग पैक कर रहे थे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ जरूरी सामान पैक कर रहा था। लेकिन इतना सारा सामान, कपड़े, खाना, सब कुछ? बेटा, बात यह है कि हमारे पास जो इतना धन है वो एक खजाने से मिला है। सालों पहले मैंने एक गुफा में सोना देखा था। बहुत सारा सोना था, लेकिन अकेले होने की वजह से मैं जितना ले पाया उतना ही ले लिया। वो गुफा भी बहुत दूर थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं जा पाया। अब तो बड़ा हो गया है, कारोबार संभाल सकता है, इसलिए मैं फिर से उसी जगह जा रहा हूँ। राहुल बड़ा लालची बन चुका था, लेकिन वो अपने पिता से प्यार भी बहुत करता था। पिताजी, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ कारोबार कौन देखेगा? एक काम करते हैं, पिताजी आप यहाँ रुकिए, मैं गुफा तक जाकर आता हूँ। आप ही ने तो कहा कि रास्ता बड़ा मुश्किल है, और अब आपकी उम्र भी हो गई है। भला आप इस मुश्किल रास्ते को कैसे पार कर सकेंगे? ठीक है बेटा, जा सकते हो, लेकिन याद रखना वहाँ बहुत कठिनाइयाँ होगी। मुझे डर नहीं लगता पिताजी, मैं तैयार हूँ। चंद्र जी एक नक्शा निकालते हैं और राहुल को देते हैं। चंद्र जी और राहुल एक दूसरे के गले लगते हैं और राहुल अपने सफर पर निकल पड़ता है। घने जंगल में राहुल अपने बैग को लेकर चल रहा होता है। पिताजी ने कहा था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं सोचा था। एक दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई गांव या शहर भी नहीं दिखाई दिया। राहुल आगे बढ़ता है। अचानक एक जंगली जानवर की आवाज आती है। अरे, क्या आवाज है ये? राहुल डरते हुए आगे बढ़ता है। उसे कांटों वाली झाड़ियों से गुजरना पड़ता है। नदी पार करनी पड़ती है। अब तो बस हो गया। इतनी मुश्किलें आ चुकी हैं, इतनी मुश्किलें झेल चुका हूँ, फिर भी रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। क्या करूँ, वापस जाऊं या आगे बढ़ूं? राहुल थोड़ी देर सोचता है, फिर हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है।
नहीं, वापस नहीं जा सकता। पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही करते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। राहुल लगातार चलता रहा। अंत में उसे पिताजी द्वारा बताया गया स्थान दिखाई देता है। आखिरकार पहुंच ही गया। अब देखता हूँ पिताजी ने सच कहा था या नहीं। कितनी मेहनत कर ली मैंने। पिताजी के नक्शे के हिसाब से तो यही सोना होना चाहिए था। मैंने तो इस जगह को चारों तरफ से खोद डाला, लेकिन कहीं भी सोने का कोई निशान नहीं मिला। राहुल थोड़ी देर बैठकर आराम करता है, फिर उठकर दोबारा खोदने लगता है। शायद मैंने गलत जगह खोदी है। एक बार फिर से नक्शे को देख लेता हूँ। राहुल नक्शे को देखता है, फिर दोबारा खोदने लगता है, लेकिन फिर निराशा ही हाथ लगती है। अब तो बिल्कुल हार चुका हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला। शायद किसी और ने पहले से ही सारा सोना ले लिया होगा, या फिर पिताजी ने गलत जगह का जिक्र किया होगा। राहुल निराश होकर बैठ जाता है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अब और नहीं रहा जाता। सोना तो नहीं मिला, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई है। कपड़े फट गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, पेट में चींटियां रेंग रही है। राहुल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। वापस घर ही जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी दूर का सफर कैसे तय करूंगा? भूख, थकान और फटे कपड़े, ये सब कैसे सहन करूंगा? राहुल हिम्मत करके खड़ा होता है और घर जाने का फैसला लेता है। अब तो बस घर पहुंचना है। ये जंगल भी खत्म नहीं हो रहा। पेट तो जैसे सूख गया है। राहुल को एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। शायद यहाँ मुझे कोई मदद मिल जाए। राहुल गांव में एक लड़के को देखता है जो खेत में काम कर रहा था। लड़के को देखकर राहुल उसके पास जाता है। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक लंबे सफर पर निकला था, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अब मैं भूखा हूँ और बहुत परेशान हूँ। आपका नाम क्या है? राहुल। और आपका? भीष्मा। मेरा यहाँ छोटा सा घर है, पास में ही है। मेरे साथ चलिए। भीष्मा राहुल को अपने घर ले जाता है और उसकी हालत देखकर उसकी माँ से कहता है कि इसे कुछ खाने को और कपड़े दीजिए। लड़के की माँ तुरंत उसे गर्म खाना और कपड़े देती है। राहुल खाना खाकर बहुत राहत महसूस करता है। वह भीष्मा और उसकी माँ को धन्यवाद देता है। भीष्मा के घर में उसकी माँ और भीष्मा ही रहते थे। खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते थे। राहुल और भीष्मा के बीच दोस्ती हो जाती है। वो रात को बातचीत करते हैं और राहुल को भीष्मा की गरीब हालत और उस गांव के बारे में जानकारी मिलती है। राहुल अगली सुबह गांव की सैर करने निकलता है। वो गांव के नजदीक किसी तालाब के किनारे बैठता है। तभी एक घायल पक्षी अचानक तालाब के पास गिरता है। पक्षी की हालत बहुत खराब होती है। वह दर्द से चिल्ला रहा था। यह पक्षी बहुत घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राहुल ध्यान से पक्षी को उठाता है और उसे अपने पास रखता है। वह पक्षी की चोटों की जांच करता है और अपने कपड़े से एक पट्टी बनाकर उसके घाव को बांधता है। जैसे ही राहुल पक्षी की देखभाल करता है, पक्षी की आंखें चमकने लगती हैं और वो अचानक अपने पंखों को हिलाने लगता है। पक्षी बोलने लगता है, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई पक्षी हूँ और तुम्हारे अच्छे काम के बदले में तुम्हें प्रतिफल दूंगा। जादुई पक्षी? क्या आप सचमुच जादुई पक्षी हैं? हाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी मदद का इनाम देना चाहता हूँ। पक्षी अपना एक पंख तोड़ता है और राहुल को देता है। इस पंख को तुम जिस चीज पर रखोगे वो चीज सोने की बन जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। जरूर, मैं इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करूंगा। राहुल पंख को लेकर बड़े ही खुशी से भीष्मा के घर की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर खुशी की चमक होती है। अब मैं भीष्मा और उसकी माँ को यह इनाम दिखाऊंगा और उनकी मदद भी करूंगा। राहुल भीष्मा के घर पहुंचता है और उसे और उसकी माँ को इनाम दिखाता है और पक्षी से जुड़ी सारी कहानी उन्हें बताता है। भीष्मा, तुम्हारे घर की मदद से मैं एक जादुई पक्षी से मिला। उसने मुझे यह पंख दिया।
जिस चीज को ये छुएगा वो चीज सोने में बदल जाएगी। वाकई यह सच है? हाँ, तुम देखना चाहोगे? राहुल पंख को एक सामान्य पत्थर पर छूता है। देखते ही देखते वो पत्थर सोने में बदल जाता है। वाह, यह तो सचमुच जादुई है। मैंने सोचा है कि तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए मैं इस पंख का इस्तेमाल करूंगा। मैं तुम्हारे घर की हर चीज को सोने में बदल दूंगा। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जैसे ही राहुल पंख को छूता है, घर की पुरानी और टूटी फूटी चीजें सोने में बदल जाती हैं। घर का हर कोना अब चमकने लगता है। भीष्मा अपने सोने के सामान को देखकर बेहद खुश होता है। वह राहुल का धन्यवाद करता है। आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बाहर से हवा का झोंका आता है और पंख राहुल के हाथ से उड़कर भीष्मा की माँ की साड़ी पर लग जाता है। जब राहुल उस पंख को लेने के लिए छूता है तो भीष्मा की माँ सोने की मूर्ति बन जाती है। भीष्मा ने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह सोने में बदल चुकी थी। वह गहरे दुख और शोक में डूब जाता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? राहुल, मेरी माँ को ठीक करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह अनजाने में हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। जब माँ ही नहीं रहेगी तो इस सोने का क्या महत्व रह जाएगा। मुझे मेरी माँ की जरूरत है, सोने की नहीं। भीष्मा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो राहुल को बुरा कहने लगता है। माँ के बिना सब कुछ बेकार है। मैं तुम्हारे इस जादुई सोने के बिना ही खुश रह सकता था। मेरे पास अब मेरी माँ नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माँ की अहमियत तुम्हारे लिए कितनी है। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई समाधान नहीं है। राहुल बहुत सोचता है। वो उसी तालाब पर लौटता है जहाँ उसने जादुई पक्षी को पहली बार देखा था। वह पक्षी को पुकारता है लेकिन पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी, कृपया आओ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। राहुल ने देखा कि उसकी लालच ने कितनी बड़ी मुसीबत पैदा की है। वह खुद को दोषी मानता है और अपने आप को कोसता है। मैंने सोने की लालच में अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मैं कितना स्वार्थी हूँ। राहुल गुस्से और निराशा में पंख को जलाने का फैसला करता है। वह पंख को जला देता है। शायद यह सबसे अच्छा है कि इसे आग में डाल दूं। इससे मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही पंख जलकर राख हो जाता है, पक्षी अचानक प्रकट होता है। राहुल, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को देखकर मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी गलती से तुमने इस जंगल के श्राप को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया है कि पैसा और सोना सब कुछ नहीं होता है। अब जब पंख जल चुका है, तुम श्राप से मुक्त हो चुके हो। सोने की चीजें अब अपनी पुरानी परिस्थिति में लौट आएगी। पक्षी के कहते ही भीष्मा का घर और अन्य चीजें जो सोने में बदल चुकी थी फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आती हैं। अब सब ठीक हो रहा है। राहुल भीष्मा के पास लौटता है और अपने किए पर माफी मांगता है। राहुल ने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख प्राप्त की और अब वह अपने घर की ओर लौटने का निर्णय लेता है, यह समझते हुए कि सच्ची खुशहाली और संतोष केवल अच्छे कर्मों में और अपनों के साथ में ही है। अब मैं अपने घर लौटकर एक नया जीवन शुरू करूंगा और मैंने सीखा है कि उसे अपने जीवन में लागू करूंगा। यह कहकर राहुल भीष्मा के घर से विदाई लेता है और अपने गांव की तरफ चलने लगता है। राहुल को अपना गांव नजर आता है। वो गांव जाकर सीधा अपने पिता से मिलने जाता है। चंद्र जी अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेते हैं। राहुल अपनी यात्रा के बारे में अपने पिता को बताता है। पिताजी, शायद मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई सोना वहां से निकाल चुका था और मुझे कुछ नहीं मिला। राहुल काफी बदल चुका था। उसमें काफी स्थिरता आ चुकी थी। चंद्र जी राहुल को साधु वाला किस्सा बताते हैं। जब तक पेड़ से उसका पत्ता नहीं टूटता
तब तक वो अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। इसलिए मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर मुझसे दूर भेजा जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। मंजिल जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन ही मंजिलों के सफर से भरा हुआ होता है। अनुभव, हिम्मत, सीख, साहस, यही असली खजाना है। पैसा तो कमाया जा सकता है, मगर अनुभव तो हासिल होता है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। राहुल अपनी यात्रा से सबक सीख चुका था। वो सीख चुका था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता,